जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलिए, सभी को जय हिंद। संदीप जी, राव जी, सौरभ जी, कुंदन जी, पीतल की नगरी से जय हिंद। विनय जी, आकांक्षी, पूनम, सभी को जय हिंद। अनिकेत, अंशु, सौरभ, देवी, श्वेता, संदीप, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से। पिछली क्लास में हम लोगों ने पावना विद्रोह देख लिया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो गया था। अब उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पोर्शन आपका आ जाएगा कौन सा मूवमेंट, तो ध्यान रखिएगा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी क्या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। यानी एक विद्रोह देखते हैं, वैसी विद्रोह में आ गए रामोसी रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट? रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह, इसी को एक और नाम देते हैं और वो नाम क्या है? फड़के विद्रोह। कौन सा विद्रोह? फड़के विद्रोह कहते हैं इसी को। ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। तो रामोसी रिवोल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कब होगा? 1879 में। कहां पर होगा? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। इसमें लीडर के रूप में कौन होगा? तो मतलब इसका कारण क्या होगा? इसका कारण क्या होगा? ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। यानी क्या? धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत हुआ, ठीक। और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। इसमें लीडर के रूप में कौन थे, मतलब नेता के रूप में कौन थे? तो नेता के रूप में इसमें थे दिगंबर विश्वास, अरे जो है वासुदेव बलवंत राव, बलवंत राव एंड दौलत रामोसी। कौन हो जाएंगे बेटा? तो वासुदेव बलवंत राव, और दौलत रामोसी, तो दो लोग इसके नेता हो जाते हैं। वासुदेव बलवंत राव और कौन हो जाएंगे? दौलत रामोसी हो जाएंगे। दो नेता हो जाते हैं, ठीक। तो वासुदेव बलवंत राव और कौन हो जाएंगे? दौलत रामोसी। इसके क्या हो जाएंगे? नेता हो जाएंगे। कौन सा? रामोसी विद्रोह के। तो 1879 में कहां पर? महाराष्ट्र में होगा। और इसमें कारण क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी क्या? धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। इसमें क्या था? अभी आपको समझा रहे हैं इसको। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या था? नोट कर लिया सभी ने? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नोट डाउन हो गया सभी का? अब देखो, जस्ट एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए हम लोगों का प्यारा क्या हो गया? इंडिया हो गया। जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हम लोगों का प्यारा क्या हो गया? इंडिया हो गया। और ये ब्रिटेन वालों का क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। छोटा छोटा बनाओ, बहुत ज्यादा बड़ा ठीक नहीं है इसके लिए। तो हो गया ब्रिटेन, ठीक।
अंग्रेज क्या करते बेटा, यहां से अंग्रेज यहां से टैक्स वसूलते हैं। क्या वसूलते? भारत वालों से। ध्यान से समझना सारे बच्चे। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया मोनू जी, सूरज जी। देखो अंग्रेज यहां से टैक्स वसूलते, ठीक है, ऐसे टैक्स कलेक्ट करते और उसी टैक्स से क्या खरीदते? रॉ मटेरियल खरीदते। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कच्चा माल। रॉ मटेरियल परचेज करते, देन रॉ मटेरियल सेंड इन ब्रिटेन। कहां भेज दिया जाता? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के इंडस्ट्री में, यहां पर जो इंडस्ट्री होती है उसको, यहाँ की इंडस्ट्री जो थी, वहां की इंडस्ट्री को किस चीज की जरूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल की। तो इंडस्ट्री को जब जरूरत पड़ती तो उसी इंडस्ट्री में खूब बढ़िया समय तक क्या बन जाता? प्रोडक्ट बन जाता। मतलब वहां के उद्योगों को कच्चा माल कहां से जाता था? भारत से जाता था। बदले में वो भारत में 1 रुपया भेजते नहीं थे, बल्कि भारत से कच्चा भारत के पैसे से खरीद लेते। जैसे मान लीजिए अभी आपको कुछ खरीदना है, अपनी एक दुकान चलानी है, मान लीजिए कपड़े की दुकान चलानी है, तो कपड़ा खरीदने कहीं ना कहीं जाओगे ना, किसी न किसी जगह पर, तो कपड़ा आप खरीदने कहीं जाओगे। या मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री डाली, एक गन्ना फैक्ट्री डाली, शुगर फैक्ट्री डाली, तो शुगर फैक्ट्री के लिए आप जाओगे किसानों से शुगर खरीदने के लिए, मतलब गन्ना खरीदने के लिए। अब गन्ना खरीदने के लिए जब जाओगे आप, मतलब गन्ने की जो फैक्ट्री, गन्ना खरीदने के लिए जाओगे तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पेमेंट देना पड़ेगा। जब उसे देने के लिए जाओगे तो उसे प्रॉपर पैसा देना पड़ेगा जो उस गन्ने वाला है। अब अंग्रेज क्या करते? भारत में कुछ पैसा लाते ही नहीं, सब कुछ भारत से निकाल ले जाते, यहीं से कर लेते, भारत से कर वसूलते, भारत का कच्चा माल ब्रिटेन भेज देते। अब सोचो कितने बुद्धिमान थे। अब ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद ये सेल होने के लिए कहां पर आ गया? इंडियन मार्केट में बेचा गया इसे। और जो मार्केट में बेचा गया तो इससे अंग्रेजों को जो कैश मिला वो सारा कहां चला गया? ब्रिटेन को। मतलब भारत का माल प्रोडक्ट बनने के बाद बिकने के लिए, मतलब 3 गुना फायदे क्रम से शोषण कर रहे थे। फिर अगले साल फिर यही काम किया इन्होंने, फिर टैक्स वसूला, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर भेज दिया काम ब्रिटेन में, फिर इंडस्ट्री में गया, फिर प्रोडक्ट बना, फिर क्या बना? प्रोडक्ट बना। और प्रोडक्ट बनने के बाद सेल होने के लिए इंडियन मार्केट में आ गया, और मार्केट से जितना कैश मिला फिर भेज दिया कहां पर? ब्रिटेन में। इसी को नाम दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। कौन सा नाम दिया गया? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। यानी क्या? धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कहा गया। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी, इसके द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी। ये कहलाते ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते। कौन? दादा भाई नौरोजी को कहते ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जिस बुक में दिया था उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में कहा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन अफसोस कि वो उन्हीं के खिलाफ हो गया। मतलब वहां पर उनका अपना ही संसद था, ब्रिटिश, जैसे कह लीजिए ब्रिटिश संसद में लो लिख दे रहे, चुने गए पहले भारतीय, ठीक है। अब ठीक है, कौन से कम्युनिटी के थे? तो पारसिक कम्युनिटी। तो इसी को थ्योरी को नाम दिया गया। अब ये थ्योरी पढ़ते हैं कौन? तो ये थ्योरी पढ़ते हैं वासुदेव बलवंतराव फड़के। कौन पढ़ते हैं? वासुदेव बलवंतराव फड़के। और ये महाराष्ट्र में रहने वाली रामोसी नामक एक जनजाति होती थी, उसे समझाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे भारत का पैसा ब्रिटेन जाता है और वही पैसा भारत में
कर भारत में, वही पैसा वही मतलब कैसे कैसे जाता है भारत में, भारत से ब्रिटेन में। और सोचो भारत के उद्योग को कच्चा माल मिला नहीं, भारत का उद्योग सारा बर्बाद हो गया और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल गया, यानी क्या चल गया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल गया। और यही थ्योरी देते हैं दादा भाई नौरोजी और पूरी तरह से पढ़ते हैं, दोनों लोग विद्रोह कर देते हैं और फाइनली विद्रोह को दबा दिया गया। दौलत राम ओसी को फांसी दे दी गई और वसुदेव बलवंत राव को जेल में ही बंद कर दिया गया। बाद में रहस्यमय ढंग से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी को कहा जाता है कौन सा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इसी को कहते हैं। ठीक, तो सभी का क्लियर है? कोई डाउट किसी के मन में हो तो पूछ लीजिए। चलिए डन। और ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट फेल। रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। इंडियन इसके बाद आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनेगा, 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। कब बनेगा, 28 दिसंबर 1885 को। इसके फाउंडर कौन होंगे भाई, फाउंडर इसके हो जाएंगे एलन ऑक्टावियन ह्यूम। मतलब कौन हो जाएंगे, ए वो ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जिसने कहते ए वो ह्यूम। इस समय वायसराय कौन होगा, तो लॉर्ड डफरिन। इसमें वायसराय कौन होगा, वायसराय हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। वायसराय कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब आते हैं, देखो तो फर्स्ट सेशन कहां पर होता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ आईएनसी, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर होता है, फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होगा, तो 1885 में। कहां पर, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहां पर, तो बॉम्बे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहां पर, तो बॉम्बे, ठीक। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहां पर, तो बॉम्बे, ठीक। और बात कर लेते हैं इसका प्लेस, इसके चेयरमैन कौन होंगे भाई, प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो इसके प्रेसिडेंट होते हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी।
यानी कौन हो जाएंगे, WC बैनर्जी। WC बैनर्जी हम कहेंगे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, इन्हीं को कहते हैं WC बैनर्जी। ठीक है, टोटल कितने मेंबर भाग लेते हैं पहले में, टोटल कितने मेंबर पहले सेशन में भाग लेंगे, सबसे बड़ा सवाल होगा। चले, कितने मेंबर भाग लेंगे पहले सेशन में, बड़ा प्यारा सा सवाल है। वायसराय का मतलब उस समय कौन वायसराय था, अंग्रेजों के समय वायसराय कौन था, बस सिंपल सा मतलब इस समय जब कांग्रेस बन रही थी तो उस समय वायसराय कौन था, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि उस समय वायसराय अक्सर पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। ठीक है, तो अक्सर ये कभी कभी पूछ लेता, तो इसलिए पहले ही बता दे रहे कि उस समय वायसराय के रूप में कौन था। ठीक, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है तो इसलिए पहले ही समझ लेना बेहद जरूरी है। ठीक है, कौन था वायसराय, क्या था वायसराय, तो एक बार देख लेना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, चलिए और बताइए, और कोई डाउट किसी के बाद। चलिए शुरू करें। अब आते हैं सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी। तो टोटल कितने मेंबर भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल कितने मेंबर भाग लेते हैं, 72 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर, श्रेया, अब्दुल, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, सुधीर, अंकित, नीरज, बहुत बढ़िया। 78 नहीं, सत्याग्रह में जाते हैं। टोटल मेंबर 78। टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, 72 मेंबर्स। टोटल प्रपोजल 9 पारित हुआ। कुल कितने प्रपोजल पास हुए, कुल प्रस्ताव पास हुआ कितना, तो 9। कितने प्रस्ताव पास हुए, 9। अच्छा चलिए, से जो 72 थे, 72 में से मोस्टली क्या थे, एडवोकेट, मोस्टली क्या थे, टीचर, मोस्टली क्या थे, जजेस एटसेट्रा। ये सारे के सारे, कोई वकील था, कोई शिक्षक था, कोई जज था, मतलब गरीब कोई नहीं था, गरीब कोई नहीं था, सारे के सारे लोग वही थे। ठीक है, तो सभी लोग वही माने जाते हैं, तो इसको कहते हैं पहला जो है। तो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर वो ह्यूम ने की थी, और लॉर्ड डफरिन इसके अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन होना था कहां पर, पुणे में, लेकिन पुणे में फैल गया प्लेग, और प्लेग फैलने की वजह से वेन्यू क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। वेन्यू क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और चेंज करके इसका प्लेस कहां कर दिया गया, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहां पर, मुंबई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का सेकंड सेशन ये कब होगा, तो 1886 में। कहां पर, प्लेस कौन सा होगा, प्लेस कहां पर होगा, तो कैलकाटा, कलकत्ता। चेयरमैन, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके प्रेसिडेंट होंगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में, जो कलकत्ता का अधिवेशन होगा, इसमें गार्डन टी पार्टी मिलती है। क्या मिलता है, इसी में गार्डन टी पार्टी, और इसमें फैक्ट क्या मिलेंगे महत्वपूर्ण, तो डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया,
उद्यान भोज दिया यानी गार्डन पार्टी की बात कर लीजिए। गार्डन पार्टी देता है। ठीक, अब आते हैं थर्ड सेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सेशन ऑफ आईएनसी, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब होगा भाई? ये 1886 में होगा, एक साल बढ़ा दीजिए, 1887 में। 1887 में कहां पर होगा? तो मद्रास में। मद्रास में चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन कौन होंगे यानी प्रेसिडेंट कौन होंगे? प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी फैक्ट में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं कौन से अधिवेशन में? इसी अधिवेशन में। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो फिर से देखिए, पहला सेशन होगा, दूसरा सेशन 1886 में कहां पर? कलकत्ता में। प्रेसिडेंट हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक, प्रेसिडेंट हो जाएंगे कौन? दादा भाई नौरोजी। अरे इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं भाई, नाम तो लिख लें पहले, क्यों परेशान हो जाते? 2 मिनट में तुम लोग बिल्कुल एकदम से कंफ्यूजियाने लगते हो। थोड़ा रुक जाओ, अधिवेशन लिख ले, उसके बाद समझा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो बस लिख रहे हैं, अभी तो समझाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? बिल्कुल नोट करने का टाइम ला। 2 बार एक लाइन आगे बढ़ जाते तुरंत आप लोग परेशान होने लगते यार। धैर्य ले लिया करो, अब इसको समझाएंगे। अभी तो बस लिख रहे हैं, 4 अधिवेशन लिख रहे हैं, फिर 4 के बाद समझाएंगे, फिर आराम से नोट बनाते रहो जितना मर्जी करें। अगला जाते हैं फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन ऑफ आईएनसी, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। ये कब हुआ, कहां पर हुआ? तो ये होगा 1886 में। कहां पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद। प्रेसिडेंट कौन होगा? जॉर्ज यूले। कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले। ध्यान रखिएगा, फैक्ट में फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। चलो, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक, चलो अब आते हैं फिर से जीरो से। देखो, अब आता है एक सवाल, कांग्रेस की स्थापना पर, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। हाँ, तो चौथा अधिवेशन कब हो जाएगा? अच्छा 1888, अरे मैं मिस्टेक 1886 लिखा है, 1888। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। देखो कांग्रेस कब बनती है? तो सबसे पहला 28 दिसंबर 1885 को बनती है। और इसके फाउंडर कौन होंगे? तो ध्यान रखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और वायसराय कौन हो जाएंगे? तो वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, एवो ह्यूम को कहते हैं फादर ऑफ आईएनसी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता का दर्जा दिया जाता है किसे? एवो ह्यूम को, यानी किसको? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 को होता है। कहां पर होगा? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां पर? मुंबई में। पहला अधिवेशन कहां पर होगा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां पर हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, अब इसकी बैठक होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में बैठक नहीं हो पाई। पुणे में फैल गया प्लेग, और जब प्लेग फैल गया तो वेन्यू चेंज कर देगा। अब एक सवाल आता है, कांग्रेस क्यों बनाया गया?
तो कांग्रेस बनाने के पीछे जो एजेंडा नजर आता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते थे। ठीक, क्यों बनाया गया, मुद्दा इस बात का था, आखिर बनाया क्यों गया, ठीक, क्यों जरूरत थी, क्या नीड थी, क्या हमें जरूरत थी। तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि इसको बनाने के पीछे जो अंग्रेजों का एजेंडा था वो ये एजेंडा था कि वो चाहते थे कि भारत वाले जैसे मीडिएटर चाहते थे, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो क्या चाहते थे, ये हम लोगों का प्यारा इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया के पब्लिक हो गई, जैसे मान लीजिए भारतीय पब्लिक हो गई, इंडियन पब्लिक हो गई, ठीक, इंडियन पब्लिक हो गई, और इधर कौन हो गई, तो ब्रिटिश हो गए। ठीक, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति विद्रोह करे। तो इसीलिए एक पार्टी होनी चाहिए, और कौन सी पार्टी होनी चाहिए बेटा, कांग्रेस। कौन सी होनी चाहिए, कांग्रेस। जैसे उनका एजेंडा था कि अगर भारत वाले कोई विद्रोह करेंगे, जैसे मान लीजिए उनका एजेंडा था कि अगर भारत वाले कोई विद्रोह करे तो कांग्रेस को थोड़े बहुत अधिकार दे दो। अगर इंडिया वाले कोई विद्रोह करे, इंडियन पब्लिक कोई विद्रोह करे, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई नेताओं को थोड़ा अधिकार दे दो, और ये नेता अंग्रेजों का मतलब भारतीयों का प्रतिनिधित्व है। जैसे समझ लो कि जैसे कोई विद्रोह के बारे में आप सोचो, तब तक कांग्रेस के माध्यम से कुछ अधिकार हमें मिल जाए, और वो चाहते कि हमारी बात, और भारत वाले चाहते कि हमारी बात रखने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। फिर से समझो, अंग्रेज चाहते कि 1857 के विद्रोह की तरह कोई विद्रोह ना हो। अगर विद्रोह हुआ तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एक पार्टी ऐसा बन जाए जिसे हम थोड़े बहुत अधिकार दे दें, ताकि वो विद्रोह के बारे में ना सोचे। और भारत वाले सोचते कि भाई, ठीक, भारत वाले सोचते कि भाई हमारी बात रखने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, जिसे कहा गया क्या, कांग्रेस। तो एक मीडिएटर के रूप में चाहिए था क्या, कांग्रेस। ठीक, तो क्लियर है। अब देखो, दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1886 में कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी, और उस समय का जो वायसराय था, यहां पर देखो डफरिन है, डफरिन को लग रहा था कि कांग्रेस उसके लिए बनी है, तो इसलिए देखो कलकत्ता में गार्डन टी पार्टी बुलाता है, गार्डन पार्टी, रात्रि भोज पे बुलाता है, उद्यान भोज कहते हैं। कांग्रेस के सभी सदस्यों को बुलाते हैं कि आइए भाई पार्टी करते हैं। उसे लग रहा था कि बहुत अच्छी संस्था है और उसके फेवर में बनना रही, लेकिन नहीं पता कि उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसान करने वाली है। और इसके अध्यक्ष होते दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट पारसिक प्रेसिडेंट माने जाते हैं, पहले पारसी अध्यक्ष माने जाते हैं आपके कौन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष। ये हो गया दूसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन की तरफ आते हैं। तीसरा अधिवेशन कहां होगा, तो मद्रास में। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, 1880, एक एक साल का बढ़ाते जाओ। अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये होंगे कौन, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष होंगे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके हो जाएंगे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, यहां तक क्लियर सभी का, एक बार बताओ। पहले मुस्लिम अध्यक्ष किसे माना जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी को। सभी का क्लियर, यहां तक नोट कर लिया सभी ने। तो हो गया तीसरा सेशन कहां पर, मद्रास में। और चौथा सेशन कहां पर हो जाता है, इलाहाबाद में। और ठीक एक साल के बाद 1888 में, 1888 में कहां पर, इलाहाबाद में। प्रेसिडेंट हो जाएंगे जॉर्ज यूले, और एक हो जाएंगे पहला अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है कौन, जॉर्ज यूले। सभी का क्लियर है। नहीं, ब्रिटिश क्राउन की कोई मर्जी नहीं थी। लवली, क्लियर सर, सत्यम, ललित, पंकज, भोला, सूरज, नीरज, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। श्रेया, अंशुल, श्वेता, प्रदीप, शिवम, ठीक, अमित रंजन, वेरी गुड, अतुल, मोहम्मद बोजास, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। मोहम्मद नईम, नीरज, अंकित, चलिए सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं भाई महत्वपूर्ण सेशन देखते हैं। देखो, पहली बार
वंदे मातरम, मातरम गाया गया। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वॉज, वंदे मातरम सॉन्ग को क्या किया गया, सिंग गाया गया। कहां पर? ये हमारा क्या है, वंदे मातरम है क्या? तो हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है। और किसने लिखा था, बताओ फटाफट, किसने लिखा था? नेशनल सॉन्ग का मतलब हो गया राष्ट्रगान है, अरे राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रगीत। किसने लिखा था और ये कहां पर गाया गया? तो ध्यान रखिएगा, कैलकाटा सेशन ऑफ INC इन 1896, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस सेशन का चेयरमैन कौन था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रहीमतुल्लाह सयानी। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कौन हो जाएंगे? रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और किसने लिखा था? देखो, रविंद्रनाथ टैगोर भी बताया जा रहा है, कैसे काम चलेगा बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारा क्या लिखा गया? नेशनल सॉन्ग लिखा गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर सभी का। अब पहली बार ध्यान रखिएगा, पहली बार पूछा जाए कल का राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगीत हमारा कब गाया गया? 1896 में। कहां पर गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे, ठीक। और ये हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है। अब इसके बाद बात कर लेते पहली बार जनगण मन, पहली बार राष्ट्रगान, राष्ट्रगान गाया गया। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कहां पर गाया जाएगा? तो नेशनल एंथम किसने लिखा था? ध्यान रखिएगा, रिटन बाय 1911 के कौन सा सेशन में? 1911 का कैलकाटा सेशन, कैलकाटा सेशन ऑफ INC। यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे भाई? इस सेशन के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? इस सेशन के चेयरमैन कौन हो जाएंगे कलकत्ता अधिवेशन के? तो विशन नारायण धर, विशन नारायण धर, ठीक, कौन हो जाएंगे? विशन नारायण धर, ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो 1911 के कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में।
ठीक, 1911 से कौन सा अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1911 के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1911 के कलकत्ता में पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन हो जाएंगी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन सा सेशन? तो कलकत्ता सेशन ऑफ, कलकत्ता सेशन ऑफ 1917, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। चलिए और बातें कर लेते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगी भाई? फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। चलो भाई देख लेते हैं कौन हो जाएंगे। श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन सा सेशन? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन सा सेशन हो जाएगा? तो कानपुर सेशन, कानपुर सेशन ऑफ 1925, 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, 1925 का कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। चलिए और कोई डाउट किसी के मन में? तो कुछ अधिवेशन है जिसे हम लोग देखेंगे। ठीक, ये कुछ अधिवेशन है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर है सभी का? पहली महिला अध्यक्ष, क्वीन केम फ्रॉम इंडिया। हाँ 1911 में आएंगे क्वीन ने, महाराजा। हाँ क्वीन भी आएंगी भाई, महाराजा कहो बेटा। ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आएंगे, वो तो पढ़ेंगे हम लोग। पहले अभी सेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछें। चलिए बताइए। 1857 के विद्रोह में मेरठ के दो नेता थे, कौन से थे? भी जल्दी बताया था, उसी का आंसर दीजिए। यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। बाहर मेरे शेरों, जब भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लिया करो। जब भी कोई सवाल है आप लोग भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। 1925 का कौन सा? तो कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन हो जाएगा। अब आते हैं जो है कांग्रेस का एक और सेशन हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सूरत सेशन। कौन सा सेशन? सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस।
सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अब देखो भाई सूरत अधिवेशन कब होगा कांग्रेस का, तो होगा 1907 में। 1907 में प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे रास बिहारी घोष। कौन हो जाएंगे, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में बंट गया। कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। कांग्रेस दो समूहों में बटा। कांग्रेस दो समूहों में बटा। पहला हो जाएगा क्या, मॉडरेट, यानी क्या, नरम दल। नरम दल के लीडर कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरे हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, एटसेट्रा कर लो। ये सारे लोग नरम दल वाले हो जाते हैं। ठीक, तो कदम सिंह एंड धान सिंह गुर्जर, कदम सिंह और धान सिंह गुर्जर, राजा कदम दिन, दलेल सिंह नहीं थे तुलजी, धान सिंह गुर्जर नाम था उनका, ठीक है। कदम सिंह, धान सिंह गुर्जर, कदम सिंह, धान सिंह गुर्जर। बहुत बढ़िया सभी का आंसर, वेरी गुड बच्चे। सर अगर एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी तो श्रीमती क्यों लगाते हैं? कोई भी भारत में आए तो उसका एक रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। श्रीमान श्रीमती लगाया जाता है, तो वो डिजर्विंग थी। और एनी बेसेंट भारत के लिए बहुत कुछ किए हैं उन्होंने, और श्रीमान श्रीमती लगाने में कोई बुराई है नहीं, ठीक है। आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी को रिस्पेक्ट देना हो तो आप कुछ भी लगा लीजिए, गाली मार देना हो तो कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक। अब इज्जत देना है तो इसलिए आपने मेरे आगे सर लगाया है। अब इज्जत नहीं देना होता तो कहते बताओ अगर एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी तो उनके आगे श्रीमती क्यों लगाते? तो आपकी मर्जी पर, आप रिस्पेक्ट दीजिए ना दीजिए। रिस्पेक्ट देना आपका परम कर्तव्य है। जैसे माता पिता के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद जो होता है वो गुरु का होता है। गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान। गुरु का अपमान तो माता पिता का अपमान। तो हमारे देश के लिए एनी बेसेंट ने बहुत कुछ किया था, तो बहुत कुछ किया था, तो आई थिंक उतना वो डिजर्व करती थी, ठीक। तो वो डिजर्व करती थी मेरे हिसाब से। सारे लोग उन्हें रिस्पेक्ट देना जरूरी भी है और देना भी चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। सर पटौदी कहाँ पर? अरे यार पटौदी नहीं जानते हो? पटौदी, ठीक। पटियाला का नाम सुना है? पटौदी का नाम सुना है? ये पंजाब हरियाणा ये सब जो क्षेत्र हुआ करता था पटौदी लोगों का हुआ करता था। अभी भी तुम्हें पटौदी सैफ अली खान का नाम सुना है? सर्च कर लो सैफ अली खान के खानदान कहाँ के लोग थे, ठीक, अपने आप पता चल जाएगा। चलिए मॉडरेट के बाद अगला बात कर लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट। अभी 1857 में ही हो। एक प्यारा सा क्वेश्चन बताए, भगवान बुद्ध के पहले और दूसरे टीचर का नाम क्या था?
चलिए, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब हो गया क्या? गरम दल। गरम दल, गरम दल के लीडर कौन हो जाएंगे? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल मेन लीडर आपके ये हो जाते हैं, लाल बाल पाल। अब लाल का मतलब हो जाएंगे कौन बेटा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल तीन लोग लीडर के रूप में होते हैं। कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहते हैं? कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष, कांग्रेस के गांधी जी बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस कर देते हैं। बेलगाम सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। अभी गरम दल नरम दल दोबारा समझाते हैं, हो सकता है आप में से एक बात बच्चे ना समझ पाए हों। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, देखो ध्यान से यहां पर बेटा कि गरम दल नरम दल, जैसे मुद्दा यह था कि नरम दल वाले कहते कि अपनी बात में रखनी है तो प्रेम से निवेदन करके रखो भाई, झगड़ा उगड़ा करने की बात तो है नहीं। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे करके गरम दल वालों के हाथ में जा रही थी। गरम दल का मतलब लाल बाल पाल और नरम दल का मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज समेत। कहते सब शांति से चलने दो, कोई बवाल, कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं चाहिए, सब शांति से चलने दो। और अगर संभव हो तो अंग्रेजों के सामने केवल एप्लीकेशन लिख के निवेदन दो। एप्लीकेशन लिख करके ब्रिटिशर्स के सामने रिक्वेस्ट करो कि अगर संभव हो तो हमारी बात मान लो। अंग्रेज कहां बात मानने वाले थे। अब इसमें जुड़ जाते हैं कौन? लाल बाल पाल। इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ने पर हिंसक कार्रवाई भी किया जाए और साथ में बड़े बड़े धरने, प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि की भी सहायता लिया जाए। नरम दल वाले कहते हैं नहीं भाई, ये सब कुछ नहीं किया जाए। तो 1907 में जो रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं, इसे रोक दिया गया। मतलब और सब लोग चाहते भी थे बाल गंगाधर तिलक जी अध्यक्ष भी बने, इसका बनाना चाहते थे, हर संभव प्रयास था। इतना तेज मतलब ये आंदोलन हुआ, इतना खतरनाक तरीके से कि सूरत में जो विभाजन होता 1907 का, कि दो टीम बन जाती है, गरम दल नरम दल। और गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से बैन लगा दिया कि कांग्रेस का कोई भी लीडर गरम दल का लीडर नहीं होगा, जितने भी नरम दल वाले हैं वही होंगे कांग्रेस के लीडर के रूप में। ठीक है, तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कब होगा? 1924 में। ठीक, चेयरमैन कौन हो जाएंगे भैया? इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और ध्यान रखना 1907 से लेकर के 1916 तक, जब तक गांधी जी ने, तब तक ये डेड के समान रही। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर। सत्यम, विशाल, नीरज, विवा, सत्यम, बहुत बढ़िया। अंकुश, सोनू। मूवमेंट और रिवोल्ट में क्या अंतर है? एक ही सवाल कितनी बार आप लोग पूछोगे? रेगुलर क्लास रहोगे नहीं, एक दिन आकर के सीधे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागना शुरू कर देंगे। मूवमेंट रिवोल्ट में कितनी बार बता चुका हूं मूवमेंट रिवोल्ट। रेगुलर क्लास रहो, ये दिक्कत नहीं आएगी। कौन बताएगा मूवमेंट और रिवोल्ट में क्या अंतर है? जल्दी से बताओ इन्हें भाई। मूवमेंट में वायलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, रिवोल्ट में वायलेंस 100% होगा। मूवमेंट में हिंसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे कहते हैं आंदोलन। आंदोलन में हिंसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड रिवोल्ट में डेफिनेटली वायलेंस होना ही होना है, हिंसा होना ही होना है। ठीक है, मिल गया आंसर। चलो, हाँ बिल्कुल 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 बन सकते थे, लेकिन वो जज के पोस्ट को छोड़ने के बाद। तो 1924 में चेयरमैन कौन थे? गांधी जी। केवल एक बार अध्यक्ष बने। बेलगांव है कहां पर बेटा? तो कर्नाटका में। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटका में।
कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक, एक बार अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी, केवल एक बार अध्यक्ष रहे, केवल एक बार अध्यक्ष बने, बस केवल एक बार अध्यक्ष बने, ओनली वन टाइम। ठीक है, ठीक, तो केवल एक बार अध्यक्ष बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कौन सा? कांग्रेस का कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। देखो बहुत बढ़िया सुशील आंसर। मूवमेंट में लड़ाई हो या ना ही होगा, दोनों कोई डिसाइड नहीं है, और रिवोल्ट में डेफिनेटली होगा। ठीक है बेटा, मिल गया आंसर जिस बच्चे का सवाल था। थोड़ा रेगुलर रहोगे यार क्लास में, तो ऐसे छोटे मोटे सवाल बहुत रहेंगे। ठीक है, फिर कहां तक सॉल्व करोगे, परेशान हो जाओगे, इसीलिए रेगुलर क्लास रहो। और मौलाना अबुल कलाम आजाद सर्वाधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? और कांग्रेस के अधिवेशन बीच बीच में हम लोग सारा देखेंगे। ठीक, कांग्रेस के और बीच बीच में बहुत सारे अधिवेशन हैं, जैसे लखनऊ अधिवेशन, जैसे कराची अधिवेशन, जैसे लाहौर अधिवेशन, जैसे त्रिपुरी अधिवेशन। इस तरह से कई सारे सेशन होंगे जो बीच बीच में जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर तुरंत ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद जी, अबुल कलाम आजाद। कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ठीक है, हाँ सौरभ जी बिल्कुल दिख रहे हैं, बताइए कुछ पूछना हो। चलिए, तो आज का सेशन यही रखें। चलो अब 5-6 मिनट हैं, जिसके मन में कोई भी डाउट हो पूछो। अब जितना भी आपके मन में सवाल बनता हो गुरु जी से पूछना चाहिए, पूछ लो, जो भी सवाल आपकी इच्छा करे, जो भी सवाल हो मन में पूछ लो। बाद में डाउट हम नहीं चाहते हैं, जितना भी डाउट रहे वो आखिरी में सबका डाउट निपटाएंगे। अब से नया पैटर्न होगा, आखिरी में सबका डाउट लेंगे। जो भी डाउट जिसके मन में आएगा वो पूछो, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। बलिया एक उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला है, मंगल पांडे का गांव हुआ करता था। ठीक, यही सारी बातें होती हैं। और बताओ, रिवीजन आप करते चलो, जब से मर्जी करे तब से रिवीजन करो। रिवीजन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, रिवीजन आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, रिवीजन कैसे करें। जो पिछले की क्लासेस है नोट्स देखिए, अब ये वीडियोस कम देखिए, नोट्स ज्यादा देखिए। ठीक, अब तो डाउट ही भूल गए। अच्छा, कौन सा डाउट रह गया, नोट कर लिया करो। डफरिन कहाँ का था? डफरिन बेटा वायसराय था भारत का। जो डफरिन था उस समय पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय होगा कौन? लॉर्ड डफरिन। तो पूछा जाता है जब भारत कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन। कादम्बिनी गांगुली पहली ग्रेजुएट थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। ठीक है, पहली मतलब ग्रेजुएट महिला जो थी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। ठीक है, उनके बारे में जो कांग्रेस का सेशन जब प्रॉपर अलग अलग कराएंगे तो उनके बारे में महिलाओं का एक लिस्ट बनवाएंगे, उसमें रहेगा आपका नोट्स। हाँ सारा अभी याद करना, अभी तो और भी सेशन आपका महत्वपूर्ण होगा, वो भी याद करना है। सर बैक क्लास कैसे कंप्लीट करें? रिकॉर्डेड वीडियोस देख करके कंप्लीट करिए। मेडावल एंसेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका मेडावल हो गया, लेकिन इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज था, एंसेंट पे भी फोकस था। विक्टोरिया इंडिया नहीं आएंगे, आएंगे विक्टोरिया भाई, महारानी विक्टोरिया। वो जब आप गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ोगे तो सब विक्टोरिया विक्टोरिया सब आ जाएंगे उसी में। नहीं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, आप टेस्ट कब लोगे? जब पहले पूरा थियरी कंप्लीट करेंगे उसके बाद, जब टेस्ट शुरू होगा तो एक साथ। ठीक, और बताओ। फड़के रिवोल्ट तो समझा ही दिया, उसी को कहते हैं।
बोल दिया ना, पहले थियरी पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद में एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। सर जी ब्रिटिश ने म्यांमार क्यों अलग किया? उनकी अपनी नीति थी इसलिए अलग किया उसको, क्योंकि उनका एक अलग ही हिसाब था कि वो अलग क्षेत्र प्रॉपर था, तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। सीडीएस के क्रैश कोर्स में थोड़ा सा थियरी चलेगी, उसके बाद सारी प्रैक्टिस होगी। थियरी प्रैक्टिस दोनों चलेगी। थियरी का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा और उसके बाद में उसको आगे प्रैक्टिस कराया जाएगा। हाउ टू बी फैक्चुअल लाइक यू? हाउ टू बी फैक्चुअल लाइक यू, फैक्चुअलिटी आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करें। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, चिंता ना करें आप लोग, रेगुलर क्लास जाएगी। और बताओ, आईसीएस और आईएएस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आप आईएएस आईसीएस की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, फिर आईसीएस और आईएएस में अंतर पूछने का क्या लॉजिक है यहाँ पे? भोला चौहान, इंडियन सिविल सर्विसेज का एक पार्ट है छोटा था आईएएस, ठीक है। सिविल सर्विसेज का मतलब पूरा एग्जाम हो जाता है, और आईएएस उसी में एक छोटा सा पोस्ट है, मतलब आईएएस एक पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। वो मर्जी आपकी है श्रेया, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको लेना नहीं लेना वो आपकी इच्छा है। हाँ, ऑक्टावियन हिल ह्यून जो ऑक्टावियन जो ह्यून थे, ये वो ह्यूम जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। एनसीईआरटी बुक 11-12 पढ़ लीजिए सौरभ जी, आपको लगता है आपके पास तो टाइम भी है, सीपीएफ के एग्जाम में प्रॉपर टाइम है, आप एनसीईआरटी आराम से पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। हिस्ट्री के सर कितने क्वेश्चन आते हैं? लो अभी नीरज तुम उसी में फंसे हो, अरे यार थोड़ा पुराने क्लासेस भी देख लिया करो, इंट्रोडक्शन भी देख लिया करो, ठीक है। सब कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, सब पता चल जाएगा। 15 क्वेश्चन के आसपास एनडीए में रहते हैं और 20 क्वेश्चन सीडीएस में फिक्स हैं। मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं थी लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। चले, अच्छी बात है पूजा जी कि आपको हिस्ट्री अच्छी लगने लगी। नहीं लगता क्या होता है, ठीक, लगता क्या, सारा क्लियर ही, उसमें लगना क्या होता है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। कोई डाउट किसी के मन में तो पूछ लो भाई, हम तो अब डाउट नहीं आ रहे हैं। चलो भाई ठीक है, मौज करो। सर पटना से क्लास लेते हैं क्या? आप देखो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्लास आपको मिलती है कहीं से मिले, पटना से मिले, दिल्ली से मिले, मिलती तो है क्लास ना। चलिए मस्त रहो श्वेता, पढ़ते रहो, पढ़ाई जरूरी है, क्लास कहाँ से होती है जरूरी नहीं है, ठीक है। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई आपका महत्वपूर्ण होता है। हाँ 50 से 60 नंबर विवाह, बिल्कुल कह सकते हो बेटा, 50 से 60 नंबर आपका हिस्ट्री होता है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू टू ऑल। हाँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।